Hello students, this is the first class of English medium physics class 12th और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फर्स्ट जो लेसन है हमारा जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। ये इसकी फर्स्ट वीडियो है, ये इंग्लिश मीडियम की फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं थोड़ा सा कम पढ़ाऊंगा, बट डेली जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ती जाएगी पूरे 1 घंटे के लेक्चर आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो एक पार्ट होता है ना, सबसे मेन चीज होती है इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, वो है चार्ज। ठीक है, चार्ज के बारे में हमको सबसे पहले पढ़ना है कि चार्ज होता क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक चार्ज के चारों तरफ जो जनरेट होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर पहुंचने से पहले हमको कम से कम 4 वीडियो लेक्चर कंप्लीट करने पड़ेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के ऊपर। तो इलेक्ट्रिक चार्ज का सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखो, और इसमें सबसे पहला पॉइंट ये है, तो तुम भी इसी तरीके से हेडिंग लगा देना इंट्रोडक्शन, और इसमें कुछ 1-2 पॉइंट हम पढ़ लेते हैं कि टाइम था 600 BC। इस टाइम की बात है जो कि आज से अगर देखा जाए तो बहुत ईयर पहले की ये बात है। 600 BC के टाइम पर ग्रीस जो कंट्री थी, ग्रीस कंट्री के अंदर एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था थैल्स। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था? थैल्स। और इस थैल्स साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक्सपीरियंस किया चार्ज के बारे में। किसके बारे में एक्सपीरियंस किया? चार्ज के बारे में, कि चार्ज होता क्या है। इसको पता नहीं था कि चार्ज होता क्या है। उस टाइम तक कुछ भी किसी को नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। पर सबसे पहले ग्रीस कंट्री के एक साइंटिस्ट थैल्स ने एक एक्सपीरियंस किया, उससे चार्ज की जो रिसर्च है स्टार्ट होती है। तो थैल्स ने क्या एक्सपीरियंस किया वो सुनो। सबसे पहले तो थैल्स ने एक मैटर लिया जिसका नाम था एम्बर। उस मैटर का नाम क्या था? एम्बर। थैल्स ने एक मैटर लिया जिस मैटर का नाम था एम्बर, और इस एम्बर नाम के मैटर को रब कराया। क्या किया? रब किया। एम्बर को रगड़ दिया, रब किया किसी दूसरे मैटर के साथ जो कि था कॉटन। दूसरा मैटर क्या था? कॉटन। रब किया कॉटन के साथ। ठीक है, कॉटन की जगह पे कोई दूसरा कपड़ा भी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले थैल्स ग्रीस कंट्री का साइंटिस्ट था जिसका नाम था थैल्स। इसने एम्बर नाम का मैटर लिया, इस मैटर को रब कराया विद कॉटन। किसके साथ रब कराया? कॉटन के साथ। और इसने इसके रिजल्ट में क्या चीज देखी वो सुनो। जैसे ही एम्बर को कॉटन के साथ, जैसे ये एम्बर मैटर है, ये एम्बर है, इसको इसने एक कॉटन ले लिया, कॉटन क्लॉथ ले लिया, इसके साथ इसने इसको रब करा दिया, रगड़ दिया। ठीक है, जैसे इसने इसके साथ रब कराया, अब अगर ये इस एम्बर को, ये जो एम्बर मैटर था, इसको मान के चलो यहां से रब कराने के बाद ये इस मैटर को उठा के इधर रख देता है, साइड में रख दिया। ये रब कराने से पहले की स्थिति थी, लेकिन जैसे ही इसने इसको रब कराया, तो रब कराने के बाद ये क्या देखता है? इसके नीचे स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स, छोटे छोटे से डस्ट पार्टिकल पटक दिए, और इसके साथ में ही जैसे स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर के स्मॉल पीसेज डाल दिए। अब ये क्या देखता है कि ये जो एम्बर है, ये इन पीसेस को या छोटे छोटे पार्टिकल्स को, स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट। ऐसा एक्सपीरियंस किया किसने? थैल्स ने। किसने एक्सपीरियंस किया? थैल्स ने। क्या एक्सपीरियंस? एक बार वापस बता देता हूं। एम्बर नाम का एक मेटल लिया, इसको रब कराया विद द कॉटन के साथ इसको रब कराया, और रब कराने के बाद, अच्छा, रब कराने से पहले भी इनको अट्रैक्ट कर रहा था? तो इसका जवाब है नो। जब एम्बर को रब नहीं कराते हैं कॉटन के साथ, तो ये इन स्मॉल पीसेज, पेपर पीसेज एंड
डस्ट पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता है, लेकिन जैसे ही इससे रब कराने के बाद इनको यहां लेके जाते हैं, ये इन स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करने लगता है, अट्रैक्ट। अब यहां पे एक नई चीज निकल के आई जो कि किसने देखी, थेल्स ने, और वो क्या देखी कि जैसे ही एम्बर को रब कराते हैं कॉटन के साथ तो ये इन पीसेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। ये जो इंसिडेंट देखा ना, इस इंसिडेंट को देखने के बाद अब किसी को पता नहीं था कि ये इंसिडेंट का नाम क्या है, इस इंसिडेंट का नाम क्या है किसी को नहीं पता। तो थेल्स ने इस इंसिडेंट को क्या कहा, थेल्स ने इस इंसिडेंट को कहा इलेक्ट्रिसिटी। इस इंसिडेंट को थेल्स ने क्या कहा, इलेक्ट्रिसिटी। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कौन से ईयर में, 600 बीसी में सबसे पहले ग्रीस कंट्री के साइंटिस्ट थेल्स ने एक नया वर्ड दिया जिसका नाम था इलेक्ट्रिसिटी। एक नया वर्ड दिया जिसका नाम क्या था, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू थेल्स क्या थी, आज की प्रेजेंट जो डेफिनेशन है ना इलेक्ट्रिसिटी की वो थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन उस टाइम पे सबसे पहले थेल्स ने इस वर्ड को दिया था इलेक्ट्रिसिटी को, और इसकी डेफिनेशन इसके हिसाब से क्या थी, इसके हिसाब से ये थी कि जब केवल इसने ये एक्सपेरिमेंट एम्बर पे ही किया, दूसरी किसी चीज पे इसने ये एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, तो इसके हिसाब से जब एम्बर को रब कराते हैं कॉटन के साथ तो ये स्मॉल पेपर पीसेज एंड स्मॉल डस्ट पार्टिकल, ऐसी कोई भी छोटी मोटी चीजें जिनका मास बहुत कम हो, उनको ये अपनी तरफ क्या करने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है। दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड टू इलेक्ट्रिसिटी। तो ये थेल्स ने बताया। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, हेडिंग लगाना है इंट्रोडक्शन, जिसमें पहला पॉइंट ईयर लिख देना, 600 बीसी में ग्रीस का जो साइंटिस्ट था थेल्स, उसने ऐसे 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 किया है, इसको अपनी लैंग्वेज में लिख देना, ठीक है। इस इंसिडेंट को सबसे पहले अगर तुमसे एक छोटा सा जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ये है कि सबसे पहले जो वर्ड था ना इलेक्ट्रिसिटी, ये किसने दिया, तो ये दिया था थेल्स ने। कहां का था थेल्स, ग्रीस का। और इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन पूछे तो दे सकते हो कि इनको रब कराने पर ऐसा ऐसा हो जाता है, इस इंसिडेंट को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। तो बोलो एक पॉइंट समझ में आया। अब इसके बाद में जब ये रिसर्च सबके सामने आई तो इस रिसर्च को आगे कोई नहीं बढ़ा पाया। बहुत दिनों बाद, ईयर था 1600 AD। इस ईयर में एक दूसरा साइंटिस्ट आता है, ये बहुत दिन बाद की बात हो गई, 600 प्लस ये, ठीक है। एक दूसरा साइंटिस्ट आता है जिसका नाम था विलियम गिलवर्ट। जिसका नाम क्या था, विलियम गिलवर्ट। और विलियम गिलवर्ट ने कब, 600 AD, यानी कि इसके बहुत सारे कितने हो गए, ये प्लस ये, इतने ईयर के बाद, ये बहुत ज्यादा ईयर है, बहुत ज्यादा टाइम है, इतने ईयर्स के बाद विलियम गिलवर्ट एक दूसरा साइंटिस्ट आता है। और विलियम गिलवर्ट ने सबसे पहले, इसने जो ये प्रैक्टिकल किया था ना, ये प्रैक्टिकल कुछ जानबूझ के नहीं किया था, कोई इंसिडेंट था वो जो कि इनको रब करने पर ऐसा हो गया, उसको अचानक वो चीज दिख गई। इसके बाद में विलियम गिलवर्ट ने इसको ढंग से ये एक्सपेरिमेंट किया। और विलियम गिलवर्ट ने क्या बताया, विलियम गिलवर्ट ने यह बताया कि ऐसे बहुत सारे, मैनी मैटर, बहुत सारे ऐसे पदार्थ, बहुत सारे ऐसे पदार्थ, ऐसे मैटर्स हो सकते हैं जिनमें कि ये इलेक्ट्रिसिटी वाला इंसिडेंट दिखाई दे। ये बताया सबसे पहले किसने, विलियम गिलवर्ट ने। ऐसे बहुत सारे मैटर्स के इसने एग्जांपल्स भी दिए कि जैसे एक गिलास हो सकता है, क्या हो सकता है, गिलास। इसके साथ में एक बताया कि एबोनाइट भी हो सकता है। दूसरा मैटर क्या बताया, एबोनाइट। और इसने बताया सल्फर भी हो सकता है। और क्या बताया, सल्फर। ये सारे एग्जांपल्स इसने बताए कि इनके साथ भी सेम टू सेम ये का ये इंसिडेंट होगा। ये बात किसने बताई, विलियम गिलवर्ट ने। कब बताई, ईयर था 600 AD, ठीक।
तो ये चीजें किसने बताई? विलियम गिलबर्ट ने। तो यहां पे इंट्रोडक्शन खत्म होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में सबसे पहले किसने बताया, क्या बताया, किस इंसिडेंट को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया गया, ये सारी चीजें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ी। तो इन दोनों पॉइंट्स को नोट कर लेना इसी तरीके से जैसे मैंने बताया है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किसने बताया? थेल्स ने। इसके बाद में बहुत सारे ईयर्स के बाद विलियम गिलबर्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और उसने बहुत सारे ऐसी चीजें रिसर्च करके निकाली कि जैसे ग्लास में भी ये इंसिडेंट दिख सकता है, एवोनाइट में भी ये इंसिडेंट हो सकता है और सल्फर में भी ये एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। कौन सा एक्सपेरिमेंट? इलेक्ट्रिसिटी। अब इसके बाद में यहां पे नोट डाल के लिखना, और नोट डाल के तुमको लिखना यह है कि इतना सब बताने के बाद भी विलियम गिलबर्ट ने एक चीज और बताई है, और वो चीज क्या थी कि जिस बॉडी में ये वाली प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कोई भी बॉडी या कोई भी मैटर जिसको किसी अदर मैटर के साथ रब करें और वो स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाए, ये वाली प्रॉपर्टी जिस बॉडी में होती है या जिस मैटर में होती है उसको बोलते हैं चार्ज बॉडी या चार्ज मैटर, या फिर इसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रिफाइड बॉडी। जिस मैटर में ये या जिस बॉडी में ये प्रॉपर्टी होती है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, उसको चार्ज बॉडी या फिर इलेक्ट्रिफाइड बॉडी भी कहा जाता कह सकते हैं। ऐसा बताया किसने? विलियम गिलबर्ट ने। उस बॉडी को, जिस बॉडी में ये प्रॉपर्टी होगी उसको क्या कहेंगे? चार्ज बॉडी या फिर इलेक्ट्रिफाइड बॉडी। तो ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम मेन टॉपिक की तरफ आगे चलेंगे, इसको नोट कर लें एक बार। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक है, हमने ये पढ़ लिया कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? क्या होती है वहां पे मैंने पढ़ा दिया। थेल्स ने जो बताया इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कि दो पार्टिकल्स को जब हम आपस में रब करते हैं और रब करने के बाद में जब वो छोटे छोटे या स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाता है, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड टू इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इसके बाद में हम आते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के टाइप। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन देखो। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो मैंने बताया कि थेल्स ने जो बताया था ना, वो प्रेजेंट डेफिनेशन नहीं थी। प्रेजेंट डेफिनेशन अलग है। प्रेजेंट डेफिनेशन क्या है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी है क्या? तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? देखो, इलेक्ट्रिसिटी ब्रांच है, और किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की। किसकी ब्रांच है? फिजिक्स की, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज, अबाउट इलेक्ट्रिक चार्ज। in which we study about electric charge is called to electricity. The branch of physics in which we study about electric charge is called to electricity. तो electricity क्या है? फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। किसके बारे में? इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अभी देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तुमको कुछ नहीं बताया है। जब ये टॉपिक हम खत्म करेंगे, ये दोनों तीनों डेफिनेशन जैसे ही खत्म होंगी, तो अगला टॉपिक हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है। तो अभी ये पढ़ो कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, ये इसकी प्रेजेंट डेफिनेशन है। वो वाली जो डेफिनेशन थी ना, वो अकॉर्डिंग टू थेल्स थी, और वो आज से बहुत समय पहले थी। इसका मतलब है कि वो डेफिनेशन परफेक्ट नहीं थी। वो जो उसने एक्सपीरियंस किया उसके हिसाब से डेफिनेशन दे दी थी। प्रेजेंट डेफिनेशन क्या है? ये जो मैंने बताई है, ठीक है। इसके बाद में हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रिसिटी के टाइप। इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, या फिर इसको बोल सकते हैं हम स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। सेकंड टाइप है इसका करंट इलेक्ट्रिसिटी, या फिर इसको बोल सकते हैं डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोल सकते हैं? डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी। देखो, मान के चलो ये कोई चार्ज है, जैसे कि मैं पॉजिटिव नेगेटिव टू टाइप्स का चार्ज होता है, जैसे कि हम आगे पढ़ेंगे। ये कोई चार्ज है। अब चार्ज दो तरीके का हो सकता है। एक चार्ज जिसकी वेलोसिटी है 0, v वेक्टर इज इक्वल टू 0, मतलब इसकी वेलोसिटी 0 है। ये
वेलोसिटी जीरो का मतलब क्या है कि ये मूव नहीं कर रहा है, ये मूव नहीं कर रहा है, ये स्टेबल है, एक जगह पे रखा हुआ है, स्टैटिक कंडीशन में है। अब दूसरी कंडीशन इसकी ये हो सकती है कि चार्ज है जो कि मूव कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, हो सकता है इसका एक्सेलरेशन भी हो, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, दोनों ही चीजें हैं। तो सबसे पहले देखो, जिस ब्रांच में हम क्या पढ़ेंगे, स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, वो ब्रांच होगी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जिस ब्रांच में, फिजिक्स की जिस ब्रांच में हम ये पढ़ेंगे, मूव करते हुए चार्ज को पढ़ेंगे, डायनामिक चार्ज को पढ़ेंगे, वो ब्रांच होगी करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर जैसे मान के चलो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की हमको डेफिनेशन लिखनी है तो क्या लिखेंगे? देखो, इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की ब्रांच है और इलेक्ट्रिसिटी की ये ब्रांच है, या फिर इनडायरेक्ट वे में हम ये भी कह सकते हैं ये कंप्लीट, ये जो है ये कंप्लीट किसका ब्रांच है? फिजिक्स की। अब देखो डेफिनेशन इसकी, देखो डेफिनेशन क्या है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांच ही तो है, इसकी तरह ही सेम डेफिनेशन, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी स्टैटिक चार्ज, इन विच वी स्टडी स्टैटिक चार्ज एंड। अब सिर्फ चार्ज को नहीं पढ़ेंगे, चार्ज को तो हमने यहां पढ़ लिया, चार्ज को नहीं पढ़ेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज को भी हम पढ़ेंगे, स्टैटिक चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ में हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज एंड देयर प्रॉपर्टीज, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, स्टैटिक चार्ज एंड इसकी प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन एक बार वापस मैं कंप्लीट बोल देता हूं, लिख लेना, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी स्टैटिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज कॉल्ड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक। अब नेक्स्ट इधर आते हैं दूसरे पॉइंट पे, और दूसरा पॉइंट ये है करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो जैसे इसकी लिखा ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, बस इसमें तो कैसा चार्ज है, स्टैटिक चार्ज, इसमें हम लिख सकते हैं मूव्ड चार्ज और डायनामिक चार्ज, मूव चार्ज और डायनामिक चार्ज एंड देयर प्रॉपर्टीज कॉल्ड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी। और मैं डेफिनेशन वाला बोल देता हूं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी मूव्ड चार्ज और डायनामिक चार्ज इज कॉल्ड टू एंड देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड टू करंट इलेक्ट्रिसिटी और डायनामिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो ये इनकी डेफिनेशन हो गई। अब हम चलते हैं इस टॉपिक में आगे। देखो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हो, नेक्स्ट टॉपिक था अपना इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की मैंने डेफिनेशन लिख दी है, डेफिनेशन को मैं पहले समझाता हूं। देखो जैसे मान के चलो एक ऑब्जेक्ट है कोई, जैसे देखो एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को या कोई भी बॉडी है, कोई भी मैटर है, इसको मैं किसी अदर ऑब्जेक्ट के साथ रब कराता हूं, रगड़ता हूं इसको मैं अदर ऑब्जेक्ट के साथ, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको अदर ऑब्जेक्ट के साथ रब किया तो ध्यान रखना इन दोनों में से किसी भी ऑब्जेक्ट को, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये वाला था और दूसरा ऑब्जेक्ट ये वाला था, दोनों के को मैं जब ऐसी जगह लेके जाता हूं जहां पर स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स एंड स्मॉल पेपर पीसेस पड़े हुए हैं, ऐसी जगह अगर मैं लेके जाता हूं, ध्यान रखना जिनको रब किया है दोनों के दोनों को, तो ये भी इनको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, दोनों ही इन पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्शन फोर्स होता है लेकिन कम होता है, लेकिन होता जरूर है। तो ये पार्टिकल्स जिनको हमने रब कराया है, ये स्मॉल पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या करने लग जाते हैं, अट्रैक्ट। अट्रैक्शन की वजह से, अट्रैक्शन किसकी वजह से हुआ है, चार्ज की वजह से। किसकी वजह से हुआ है, चार्ज की वजह से। तो जो अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी है ना, अट्रैक्शन की जो प्रॉपर्टी, अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी ही इलेक्ट्रिक चार्ज है। कौन सा चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज। और ये अट्रैक्शन की प्रॉपर्टी कब आई, जब हमने इन दोनों को रब कराया, मतलब इनके बीच में फ्रिक्शन किया, तो फ्रिक्शन की वजह से ये चार्ज आया है, इसीलिए इसको फ्रिक्शनल चार्ज भी कहा जाता है।
क्या कह देते हैं इसको? फ्रिक्शनल चार्ज। और इस बॉडी को क्या बोलते हैं? चार्ज्ड बॉडी। तो डेफिनेशन एक बार पढ़ें। When two objects are rubbed together, the objects produces the property of attraction small particles toward it, which is called frictional charge, and this object is called a charge object. मतलब ये है चार्ज ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं इनको, इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट भी इनको कह सकते हैं। तो अगर यहां पे इस डेफिनेशन में एक एक वर्ड्स पे ध्यान दें तो तुमको पता चलेगा कि रब टुगेदर मतलब इन दोनों को एक दूसरे से रगड़ना है। और अगर इसमें ऐसा कोई वर्ड है जिसका मीन तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो वो ऐसा हो सकता है, कौन सा वर्ड हो सकता है? पार्टिकल टुवर्ड इट विच इज कॉल्ड फ्रिक्शनल चार्ज। देखो फ्रिक्शनल चार्ज मैंने बता दिया, ये इलेक्ट्रिक चार्ज ही होता है होने को तो, लेकिन किसकी वजह से आता है? फ्रिक्शन की वजह से आता है, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं? फ्रिक्शनल चार्ज। और इन ऑब्जेक्ट्स को चार्ज ऑब्जेक्ट या इलेक्ट्रिफाइड ऑब्जेक्ट कहते ही हैं, वो मैं तुमको पहले ही बता चुका हूं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन समझ में आई? बोलो। अब इसके बाद में टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप का होता है इस बात को भी हम पढ़ लेते हैं। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ी तो पता चला कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का। अब 2 टाइप्स का होता है, ये बात सबसे पहले किसने बताई? एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था डूफे। साइंटिस्ट का नाम क्या था? डूफे। डूफे ने बताया कि इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप्स का होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज कितने टाइप्स का होता है? 2 टाइप्स का। इसने सिर्फ ये बताया कि 2 टाइप्स का होता है। अब वो टाइप्स के नेम क्या हैं ये कभी भी डूफे ने नहीं बताया, ना ही किसी प्रकार का कोई इसका एक्सपेरिमेंट हमारे सिलेबस में है। इसके बाद में सबसे पहले इसके टाइप में यह था कि डूफे ने बताया कि चार्ज कितने टाइप का होता है? 2 टाइप्स का। सेकेंड पॉइंट ये है कि देखो चार्ज पे सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट अगर किसी ने किया ना तो वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। कौन था? बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया वो सुनो। तो साइंटिस्ट का नाम क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया कि चार्ज 2 टाइप्स का ही होता है। ऐसा तो डूफे ने बता दिया, इसको कंफर्म किया सबसे पहले तो कि चार्ज 2 टाइप्स का होता है और उनके नेम इसने दिए। एक तो था पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड था नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैज 2 टाइप्स, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये 2 वर्ड्स को देने वाला कोई साइंटिस्ट था तो वो था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बोलो क्लियर है बात? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया कि चार्ज 2 टाइप्स का होता है, एक तो पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। तो यहां तक क्लियर है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने चार्ज के नाम दिए, एक तो था पॉजिटिव चार्ज और दूसरा था नेगेटिव चार्ज। जनरली साइंटिस्ट अपने नेम पर ही कुछ देते हैं, जैसे कि इसके नाम में 2 पार्ट्स हैं, बेंजामिन और फ्रैंकलिन। अगर वो चाहता तो ऐसे दे देता कि चार्ज है 2 टाइप, 1 फर्स्ट इज बेंजामिन, सेकंड इज फ्रैंकलिन। अगर वो एक को बेंजामिन बोल देता और दूसरे को फ्रैंकलिन बोल देता तो आज हमको चार्ज को पढ़ने में बड़ी दिक्कतें आ रही होती। ठीक है, तो इसने यही नाम क्यों दिया? इसके पीछे भी एक छोटी सी स्टोरी है, और वो स्टोरी क्या है सुनो। जैसे मान के चलो ये कोई बॉडी है, कोई मैटर है जिस पर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है। अब अगर मैं इसको बाहर से देखता हूं तो इस पर नेट चार्ज, क्यू नेट बराबर आएगा 0। इस पर नेट चार्ज, एक्चुअली में नेट चार्ज कितना है? 0। कैसे? प्लस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे या बैलेंस कर देंगे और यहां पे आ जाएगा क्यू नेट बराबर 0, मतलब नेट चार्ज इस पे 0 है। अब तुम सोचो कोई भी दो चीजों को ऐड करने के बाद
वो डिस्ट्रॉयड हो जाए, मतलब उनका रिजल्ट 0 आए। ऐसा हो सकता है क्या? अगर मैं बेंजामिन और फ्रैंकलिन को ऐड करूं तो क्या बनेगा? बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसीलिए उसने ऐसा नाम ना देके मैथमेटिक्स में से कुछ ऐसा उठाया कि भाई अगर मैं प्लस और माइनस को ऐड करता हूं तो इसका रिजल्ट 0 आता है। इसका रिजल्ट क्या होता है? 0। लेकिन कंडीशन है कि अगर +2 है तो -2 होना चाहिए इक्वल 0। तो कुल मिला के ये है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के साथ ऐड होके बैलेंस हो जाता है और नेट चार्ज आता है, उसका रिजल्टेंट आता है 0। तो ऐसा सिर्फ मैथमेटिक्स में हो सकता है, इसलिए मैथ्स में से ही इसने चार्ज के जो 2 टाइप है उनके नाम निकाले। एक तो था पॉजिटिव चार्ज एंड सेकंड था नेगेटिव चार्ज। बोलो क्लियर है बात? तो ये बेसिक चीज मैंने आपको बताई, ये लिखनी नहीं थी तुमको कि ये इसका नाम ये ही क्यों दिया। ये बेसिक नॉलेज के लिए याद रखो इस चीज को। लेकिन इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन लिख लो, इसके बाद में इसके टाइप में पहला डूफे के बारे में लिख लेना, दूसरा बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले चार्ज 2 टाइप्स का होता है जिनके पॉजिटिव और नेगेटिव नाम होते हैं, ये बात सबसे पहले बताई बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो डायरेक्ट नहीं बताई थी ये, इसके लिए उसने कुछ एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। वो एक्सपेरिमेंट्स हम पढ़ेंगे कि ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट्स किया और क्या एक्सपेरिमेंट किया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने जिससे कि ये इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि चार्ज 2 टाइप का होता है जिनके नेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दिए जाएं। तो सबसे पहले देखो इसने जनरली इसने 2 किए, तीसरा उसी में से है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इसने क्या किया? एक्सपेरिमेंट नंबर 1, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, और वो ये था कि इसने एक ग्लास बॉल ले ली, एक ग्लास बॉल ले ली और इस ग्लास बॉल को रब करा दिया विद द क्लॉथ ऑफ कॉटन। कॉटन क्लॉथ के साथ इसने इसको रब करा दिया। एक ग्लास बॉल ले ली और उसको किसके साथ रगड़ दिया? कॉटन बॉल के साथ, कॉटन क्लॉथ के साथ, सॉरी, कॉटन क्लॉथ के साथ इसने रब कराया ग्लास बॉल को। और रब कराने के बाद क्या किया वो मैं यहां तुमको बताता हूं। एक बहुत पतली सी या थिन स्ट्रिंग से, एक पतली सी रस्सी टाइप या धागे टाइप का कुछ ले लिया स्ट्रिंग, उससे इसने इन दोनों बॉल्स को लटका दिया। देखो कैसे, यहां पर पहले मैं स्टार्टिंग से बताता हूं कि अगर मान के चलो किसी थिन स्ट्रिंग से ग्लास की बॉल्स को अगर मैं इस तरीके से लटका देता हूं तो सिंपल कंडीशन में जब तक इनको रब नहीं करेंगे ना तब तक इनकी कंडीशन ये रहने वाली है, ग्रेविटी के अकॉर्डिंग इस तरीके से लटकी रहेंगी दोनों। अब जैसे ही आफ्टर रबिंग, ये है बिफोर रबिंग, आफ्टर रबिंग क्या होगा देखो, रबिंग से पहले कुछ कंडीशन ऐसी थी, अब रबिंग के बाद क्या होगा, यहां पर इनको रब कराया, एक कॉटन क्लॉथ ले लेते, पहले तो इस पूरे पे कॉटन क्लॉथ को रब कराते हैं, फिर इस पे रब कराते हैं। रब कराने के बाद कॉटन क्लॉथ को हटा के वहां से दूर रख देते हैं। रब कराने के बाद इनसे टच नहीं होना चाहिए वो, जब तक हम रब करा रहे हैं, ठीक है, रब कराते रहो, जैसे ही हमको लगा कि अब रबिंग नहीं करानी चाहिए इसको हटा देते हैं और साइड में रख देते हैं। आफ्टर रबिंग क्या होगा कि अभी ये ऐसे थे, इनके बीच में हमको ना तो कोई अट्रैक्शन लग रहा है और ना ही कोई रिपल्सन दिख रहा है। जैसे ही इनको रब कराया तो इनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, इनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो जाएगी, ये एक दूसरे से दूर भागने लगेंगे। मतलब ये है कि इनके बीच में रिपल्सन हो जाएगा, ये रिपल करेंगे एक दूसरे को, ठीक है, इनके बीच में रिपल्सन होगा, ये एक दूसरे को रिपल करने लग जाएंगे। तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में देखा किसने? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्या देखा मैं वापस बता देता हूं कि रबिंग से पहले इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई फोर्स नहीं लगता है दोनों ग्लास बॉल्स के बीच में, लेकिन
जैसे ही इनको कॉटन क्लॉथ से रब कराते हैं तो इनके बीच में रिपल्सन लगने लग जाता है और ये एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। इसके बाद में सेकंड एक्सपेरिमेंट इसने किया। सेकंड एक्सपेरिमेंट क्या था कि इसने सेकंड एक्सपेरिमेंट कराने के लिए एबोनाइट की बॉल ले ली, एबोनाइट की बॉल ली और एबोनाइट की बॉल को इसने रब कराया किसके साथ? एबोनाइट की बॉल को फर के साथ, फर के साथ जिसको चमड़ा बोलते हैं हिंदी में, फर के साथ एबोनाइट बॉल को इसने रब करा दिया और इसने क्या रिजल्ट देखा वो सुनो। जब तक दो एबोनाइट की बॉल एक थिन स्ट्रिंग के साथ इस तरीके से लटकाते हैं तो इनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी फोर्स नहीं लगता है, किसी भी टाइप का कोई फोर्स नहीं लगता इनके बीच में। ठीक, जैसे ही इन दोनों को फर से रब कराते हैं, रब कराने के बाद सेम टू सेम यही कंडीशन हो जाएगी। मतलब यह है कि इनके बीच में क्या लगने लग जाएगा? रिपल्सिव फोर्स। इनके बीच में रिपल्सन होने लग जाएगा, रिपल्सिव फोर्स लगेगा इनके बीच में। ठीक है, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे इस तरीके से। देखो दूर हटाएंगे ना तो इस तरीके से ये एक दूसरे को दूर भगाने लग जाएंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इनके बीच में इस तरीके से रिपल्सन फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो हमने ये देखा अभी तक अगर बेंजामिन फ्रैंकलिन की जगह हम भी इस एक्सपेरिमेंट को कर रहे होते तो हमारे दिमाग में क्या आता? सबसे पहली चीज ये देखो कि ये जो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं तो इन दोनों ग्लास बॉल्स पर कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि रबिंग के बाद आई है। कैसे पता चला रबिंग के बाद आई है? भाई रबिंग से पहले इनके बीच में किसी भी प्रकार का किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स नहीं है। बताओ है क्या? नहीं है, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही इनको रब कराते हैं इनके बीच में फोर्स लगने लग जाता है, ये एक दूसरे को दूर भगाते हैं, रिपल करते हैं। तो यहां पे ऐसा फोर्स लगा, ये किसकी वजह से आया? रबिंग की वजह से आया। किसकी वजह से आया? रबिंग की वजह से। अब इसका कारण अभी तक हमको कुछ भी पता नहीं चल रहा है। अच्छा, एक चीज हमने चार्ज के बारे में पढ़ ली कि जब हम दो बॉडीज को रब कराते हैं तो उन पर इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाता है जिसकी वजह से वो स्मॉल पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेता है। अभी तक हमको इतना ही पता था, लेकिन यहां पे भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा, तभी तो इनके बीच में क्या लग रहा है? रिपल्सन फोर्स लग रहा है और यहां भी रिपल्सन फोर्स लग रहा है। अब इसने एक दो एक्सपेरिमेंट से कोई भी चीज क्लियर नहीं हो रही है। अब इसने क्या किया? थर्ड एक्सपेरिमेंट किया और थर्ड एक्सपेरिमेंट ये था, देखो इसको मिटा रहा हूं मैं थोड़ा सा, इसको लैंग्वेज बना के एज इट इज लिख लेना। ठीक है, जैसा मैंने बताया उसी तरीके की लैंग्वेज बना के लिख लेना इसको कि किसको किससे रिपल कराया, वो रब कराया, क्या आया, क्या रिजल्ट निकला उसका। ठीक, अब इसने थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया? एक्सपेरिमेंट नंबर थर्ड, इसने एक तो ले ली ग्लास, एक ग्लास बॉल ली और इसको रब कराया किसके साथ? कॉटन क्लॉथ के साथ। कॉटन क्लॉथ के साथ एक बॉल तो ये थी। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड बॉल जो थी ना उसको लिया इसने, एबोनाइट की बॉल ले ली और इसको रब करा दिया किसके साथ? फर के साथ। इसने इसको रब कराया, ये सेकंड वाली बॉल है। अब ये क्या देखता है कि स्टार्टिंग में इनके बीच में कोई भी फोर्स नहीं होगा, मतलब क्योंकि किसी भी टाइप का कोई भी फोर्स यहां पे नहीं लगेगा इनिशियल कंडीशन के अंदर। अब देखो इस वाली को तो रब कराया कॉटन क्लॉथ के साथ, ये ग्लास की बॉल है, इसको कॉटन क्लॉथ के साथ रब करा दिया। ये है एबोनाइट की बॉल और इसको रब करा दिया फर के साथ। ठीक, अब जैसे ही इनको रब कराया तो ये क्या देखता है? इसने कुछ ऐसा देखा। अभी तक ये बिल्कुल कैसे थे? सीधे ग्रेविटी के अकॉर्डिंग थे,
लेकिन जैसे ही इनकी रबिंग कराई तो ये एक दूसरे के पास आ जाते हैं। इस तरीके से ये एक दूसरे के पास आ जाएंगे और इनके बीच में देखो, ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ आ चुका है। इनके बीच में बताओ अट्रैक्शन हो रहा है, एक दूसरे के पास आ रहे हैं। यहां पे रिपल्शन हो रहा था पहली दो कंडीशन में, लेकिन अब की कंडीशन में क्या हुआ है? अट्रैक्शन। क्या हुआ है बोलो? अट्रैक्शन। तो इस तरीके से ये 3 एक्सपेरिमेंट किए। अब इन 3 ही एक्सपेरिमेंट्स को अगर हम कर रहे होते तो हम क्या सोचते? देखो, इससे ये पता चला कि चार्ज कितने टाइप का होता है। तो सबसे पहले एक एक करके मैं तीनों एक्सपेरिमेंट को यहां इधर बता रहा हूं। देखो, सबसे पहले हमने 2 ग्लास की बॉल ली थी और दोनों की दोनों ग्लास बॉल को रब कराया था किसके साथ? कॉटन क्लॉथ के साथ। ठीक, यहां पे ये ग्लास बॉल है, ये भी ग्लास बॉल है, ये कॉटन क्लॉथ है, ये भी कॉटन क्लॉथ है। सेम मटेरियल को सेम मटेरियल से हम रब करा रहे, तो इन दोनों पे जो चार्ज आया होगा सोच के देखो वो सेम होगा या अपोजिट? भाई सेम मटेरियल है, दोनों ग्लास बॉल है, दोनों की दोनों को कॉटन से रब कराया है, तो दोनों पे सेम ऑब्जेक्ट्स को सेम अदर ऑब्जेक्ट के साथ हम रब कराते हैं तो चार्ज भी तो सेम ही आएगा। तो इन दोनों पे कैसा चार्ज आया होगा? सेम। अब हम ये नहीं कह सकते कि किस पे पॉजिटिव आया और किस पे नेगेटिव आया, बट हमको ये पता है कि इन पे चार्ज सेम आया था। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट में वही सेम ऑब्जेक्ट, एबोनाइट की तो क्या थी? बॉल, और दोनों को रब किसके साथ हमने कराया था? फर के साथ। सेम ऑब्जेक्ट को सेम अदर ऑब्जेक्ट से रब कराने पर भी कैसा चार्ज आएगा? सेम चार्ज आएगा। क्लियर है बात? तो पहले भी सेम चार्ज और बाद में भी सेम चार्ज। यहां तक हमको कुछ भी ज्यादा समझ में नहीं आता। भाई अगर चार्ज की डेफिनेशन ये होती, चार्ज की डेफिनेशन ये होती कि सिर्फ और सिर्फ रिपल्सिव टाइप का होता है ये, तो यहां से हमको यही पता नहीं चलता कि इस पे पॉजिटिव है या इस पे नेगेटिव है, कुछ भी हमको समझ में नहीं आया। क्योंकि यहां भी रिपल्शन हो रहा है, यहां भी रिपल्शन हो रहा है, तो हमको कैसे पता चलेगा कि किस पे पॉजिटिव और किस पे नेगेटिव है? जो रिजल्ट इसका आ रहा है जो वो ही सेम टू सेम इसका आ रहा है। लेकिन अगर थर्ड एक्सपेरिमेंट से ये चीजें क्लियर हुई, देखो पहले ग्लास की बॉल्स पर कोई चार्ज आया, दूसरा चार्ज किस पे आया? एबोनाइट की बॉल पर। यहां भी रिपल्शन हो रहा है, यहां भी रिपल्शन हो रहा है। अगर इन पे जब सेम, इन दोनों पे सेम चार्ज है, इन दोनों पे सेम चार्ज है, लेकिन एक बॉल इसकी और एक बॉल इसकी, इन पे अगर सेम चार्ज होता, मतलब ये तो ग्लास बॉल है और ये एबोनाइट बॉल है, इसको किससे रब कराया? कॉटन के साथ, इसको फर के साथ। अगर इन दोनों पे सेम चार्ज होता तो सोच के देखो इनके बीच में अट्रैक्शन होता या रिपल्शन? अब इसका जवाब ढूंढो। तो भाई देखो यहां पे सेम चार्ज क्या हुआ? रिपल्शन। यहां पे सेम चार्ज क्या हुआ? रिपल्शन। तो एक चीज तो हमको पता चल गई कि सेम चार्ज अगर 2 बॉल्स पे है तो उनके बीच में हमेशा रिपल्शन होगा। तो यहां पे रिपल्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। थर्ड एक्सपेरिमेंट में नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है इन पे अपोजिट चार्ज है। कैसा चार्ज है इन पे? अपोजिट, सेम चार्ज नहीं है। तो इस तरीके से चार्ज 2 टाइप्स का होता है। एक चार्ज तो कौन सा? जो कहां जनरेट हुआ? ग्लास बॉल पर, और उसको पॉजिटिव चार्ज बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया उसको? पॉजिटिव चार्ज। और दूसरा कौन सा चार्ज जो कि कहां पे जनरेट हुआ है? एबोनाइट की बॉल पर, उसको नेगेटिव चार्ज बोल दिया। अब इसका कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। तो पहला कंक्लूजन तो यह है कि चार्ज 2 टाइप्स का होता है। पहला जो कि कहां पे जनरेट हुआ? ग्लास बॉल पर। दूसरा कहां पे जनरेट हुआ? एबोनाइट बॉल पर। दूसरा रिजल्ट यह है कि सेम चार्ज के बीच में रिपल्शन होगा और अपोजिट चार्ज के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन। तो मैं इसकी लैंग्वेज अभी लिख रहा हूं, क्योंकि इसकी लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आ सकती है तुमको। इसकी लैंग्वेज में लिख देता हूं। देखो, तो देखो कंक्लूजन ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन एक्सपेरिमेंट, ये लिख लेना। इसमें फर्स्ट ये है और सेकंड पॉइंट ये है। 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट में ये बताया गया है कि चार्ज 2 टाइप का होता है, उनके नेम पॉजिटिव और नेगेटिव
चार्ज कौन सा था, जो कहाँ पे जनरेट हुआ वो वाला चार्ज कौन सा था, कहाँ पे जो प्रोड्यूस हुआ। ये 2 पॉइंट्स लिख लेना है इनको। इसका कंक्लूजन है पूरा, जो कि मैं बता चुका हूं तुमको एक्सपेरिमेंट में। अब तुमको क्या करना था, देखो एक्सपेरिमेंट जो मैंने करवाया था उसमें फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड 3 थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट ग्लास बॉल वाला कंप्लीट लिख लेना जैसे मैंने बताया उसकी लैंग्वेज बना के। सेकंड में एबोनाइट वाली, और थर्ड में एक तो ग्लास बॉल एक एबोनाइट बॉल, 3 एक्सपेरिमेंट जैसे मैंने बताया उसकी लैंग्वेज बना के लिख देना। और फिर इसके बाद में कंक्लूजन लिख देना बेंजामिन फ्रैंकलिन के एक्सपेरिमेंट का, जिसमें फर्स्ट एंड सेकंड 2 कंक्लूजन के 2 पॉइंट्स इसमें हैं। अब हम एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद में आज की वीडियो को करेंगे एंड यहीं पे, और वो है वर्क फंक्शन। देखो तो पहले इसको एक बार नोट कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन इसको W0 या फाई नॉट से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं इसको? W0 या फाई नॉट से। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लो एक बार, फिर मैं उधर समझा देता हूं। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड to remove an electron from the surface of a metal is called work function। ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन से कुछ समझ में आता है तो ठीक, नहीं तो मैं बता रहा हूं। अभी देखो मतलब वर्क फंक्शन होता क्या है, इसको समझने के लिए सबसे पहले एक चीज समझो। यहां पे जो सरफेस है ना, इसकी जगह पे ऑर्बिट भी हम ले सकते हैं अगर किसी एटम की बात हो रही है तो, और किसी मेटल की बात हो रही है, मेटल सरफेस की, तो सरफेस ले लिया यहां पे। जैसे मान के चलो किसी मेटल की सरफेस है, ये कोई मेटल है जिसकी सरफेस है, जिस पर एक इलेक्ट्रॉन यहां पर है, कोई ये इलेक्ट्रॉन है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने एटम के साथ एक बाइंडिंग एनर्जी से बाइंड होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है जो कि मेटल की सरफेस से बाइंड है, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी मान के चलो इसकी बाइंडिंग एनर्जी है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मान के चलो, ऐसा मैंने मान लिया। अब अगर ये इतनी एनर्जी के साथ ये इलेक्ट्रॉन इस सरफेस से बाइंड है, अब यदि मैं इसको बाहर से एक्सटर्नल एनर्जी देता हूं E1 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सोचो ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करने के लिए सफिशिएंट है क्या? नहीं है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सभी, इसको निकालने के लिए कम से कम इसको रिमूव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी चाहिए। अब यदि मैं यहां से एनर्जी देता हूं इसको 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भी ये नहीं रिमूव होगा। अब यदि मैं यहां से इसको एनर्जी दे देता हूं 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो इसकी एनर्जी भी 2 है, ये यहां से रिमूव तो हो जाएगा, लेकिन ये मूव नहीं करेगा। ये रिमूव होगा लेकिन बाहर जाके ये मूव नहीं करेगा। लेकिन यदि मैं इसको 2.5 या 2.1 कितनी भी दे दूं, 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे दूं, तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी है वो तो इसको यहां से रिमूव करने में ही खत्म हो जाएगी। बचेगी कितनी? बचेगी काइनेटिक एनर्जी कितनी बचेगी इसकी? 0.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस काइनेटिक एनर्जी के साथ ये मूव करेगा, ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं हम, 12 mv² बराबर इतना भी निकाल लो, m जानते हैं हम इलेक्ट्रॉन के लिए।
तो अब इसकी डेफिनेशन पाओ, वर्क फंक्शन की डेफिनेशन। अच्छा मुझे बताओ, हमने पता है इसकी बाइंडिंग एनर्जी इतनी है, तो इसको यहां से रिमूव करने के लिए कम से कम इतनी एनर्जी चाहिए। इससे कम पे तो निकलेगा ही नहीं, और इससे ज्यादा कितनी भी दे देंगे तो वो हर एनर्जी पे निकल जाएगा। जैसे 2.5 पे निकल जाएगा, 3 पे निकल जाएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी अगर इसको देंगे तो भी ये निकल जाएगा। लेकिन मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी इसको निकालने के लिए, इसको रिमूव करने के लिए मिनिमम रिक्वायर्ड जो एनर्जी है ना, वो ही कहलाती है वर्क फंक्शन। तो ये इसकी डेफिनेशन है, पढ़ लो एक बार। द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए मेटल इज कॉल्ड टू वर्क फंक्शन। इसको कैसे नोट करते हैं? W0 या फाई नॉट से। इसकी जो यूनिट होती है ना, दो इसकी यूनिट होती हैं, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईबी मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या तो इसकी यूनिट हम ले सकते हैं जूल, या फिर ले सकते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका जो एमकेएस सिस्टम के अंदर जो इसकी यूनिट है वो तो है जूल, लेकिन बहुत स्मॉल यूनिट है इसकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल को एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो क्या फॉर्मूला है, तो इसका है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, लिख लेना। इसका फॉर्मूला होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल होते हैं। तो बड़ा कौन हुआ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट या जूल? तो बड़ा हुआ जूल, और छोटा कौन होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीजें समझ में आ गई होंगी। यहां आज की वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक सी चीजें तुमको बताई हैं, और बाकी चीजें अगले लेक्चरों में आती जाएंगी। आज की वीडियो थोड़ी छोटी थी, कल से मैं पूरे 1 घंटे के लेक्चर अपलोड करूंगा। अब पढ़ाई को डेली रेगुलर वे में करें, डेली इसकी वीडियो अपलोड होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।